स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने चैनल बायो रूट्स में। पिछले लेक्चर में हमने जाना था इंट्रोडक्शन ऑफ जेनेटिक्स। आज के लेक्चर में हम जानने वाले हैं कि डीएनए किसी न्यूक्लियस के अंदर किस रूप में मौजूद होता है और जेनेटिक मटेरियल क्या होता है। ये बहुत ही छोटा सा लेक्चर होने वाला है और बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। तो आइए बिना देरी के अपने इस लेक्चर को आज हम शुरू करते हैं। तो नाम से शुरू करते हैं। हमारे आज के लेक्चर का नाम है प्रेजेंस ऑफ डीएनए इनसाइड द न्यूक्लियस। देखिए, एक न्यूक्लियस क्या होता है, बहुत ही कम शब्दों में आप इसे कह सकते हैं एक सेल का सेंटर जिसके अंदर उसका सारा जेनेटिक मटेरियल यानी कि उसका डीएनए या उसका आरएनए रहता हो, वो चीज़ होती है न्यूक्लियस। अब किसी भी सेल का जो न्यूक्लियस है, जब तक हम उसको ओपन नहीं करेंगे तब तक हम उसके अंदर मौजूद जो डीएनए या जो आरएनए है उसको देख नहीं सकते। तो आइए ओपन करते हैं अपने न्यूक्लियस को। तो जैसा कि आप इस डायग्राम नंबर 1 में देख सकते हैं, इस डायग्राम नंबर 1 में देखेंगे ये एक एनिमल सेल बनाया गया है। एनिमल सेल के अंदर क्योंकि सेल वॉल नहीं है इसलिए मैंने सेल वॉल को एब्सेंट करा है, कोई दिक्कत नहीं है उससे। तो सेल वॉल के बिना एनिमल डायग्राम आपके पास दिख रहा है, ये एनिमल सेल का, और इसमें जो सेंटर में ब्लैक डॉट है ये डिनोट कर रहा है न्यूक्लियस को। अब न्यूक्लियस की खास बात क्या है, तो इट इज द सेंटर ऑफ सेल, बहुत कॉमन सी बात है। इसी तरीके से अब हम बात करते हैं डायग्राम नंबर 2 की। तो देखिए क्या लिखा है इसके नाम में, सेक्शन ऑफ न्यूक्लियस। जैसे हमने एक सेल को अगर हम ओपन करें तो उसके सेंटर में क्या मिलेगा हमको, न्यूक्लियस। सेम इसी तरह से अगर उसके न्यूक्लियस को बाहर निकाला जाए और फिर उसको कट किया जाए, बीच में कट करके ओपन कर दें, तो आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा। ये ऐसे बना है जैसे ये अगर न्यूक्लियस हो तो इसमें इस तरह से कट लगाया जाए और इसको खोल दिया जाए तो आपको जो हिस्सा दिखेगा वो ऐसा दिखेगा। तो उसके अंदर आप जब देखोगे एक और सेंटर बनाया गया है। वैसे न्यूक्लियस अपने आप में सेंटर है सेल का, लेकिन न्यूक्लियस का भी अपना एक सेंटर होता है जिसका नाम होता है न्यूक्लियोलस। ये बात समझ आ रही है आप सभी को? यानी कि सेल का सेंटर है न्यूक्लियस और न्यूक्लियस का सेंटर है न्यूक्लियोलस। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें, आई होप आपको। तो अगर आप ये दो चीजें समझ चुके हैं तो आइए आज हम इसके आगे बढ़ते हैं कि न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस के अंदर जो डीएनए है वो कैसे मौजूद होता है। तो देखिए, सबसे पहले डीएनए क्या होता है। डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है। जेनेटिक मटेरियल वो होता है जो ट्रांसफर होता है फ्रॉम पेरेंट टू जनरेशन या न्यू जनरेशन। माता पिता से अगली पीढ़ी में जो भी चीज ट्रांसफर होती है उस चीज को क्या कहा जाता है, जेनेटिक मटेरियल। आज इस बारे में हम ऑलरेडी जानते हैं। वो चीज जो ट्रांसफर होती है उसका नाम है डीएनए और आरएनए। बट इन मोस्ट जनरल टर्म हम ये कह सकते हैं कि लगभग सभी जीवों में जो ट्रांसफर होने वाला मटेरियल है वो डीएनए है। इसीलिए हम बात डीएनए की कर रहे हैं, आरएनए की बात नहीं कर रहे हैं। डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो डीएनए का स्ट्रक्चर डबल हेलिकल, इस तरह से जैसे दो सीढ़ियां होती हैं या सीढ़ी के जो दो किनारे वाले हिस्से होते हैं, ऐसे ही डीएनए में दो किनारे में बैकबोन होती हैं फॉस्फेट शुगर की, और बीच में ऐसे जुड़े होते हैं बेस पेयर। अब इसको ऊपर से और नीचे से पकड़ के ऐसे ट्विस्ट किया जाए तो आपको ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ये डीएनए हेलिकल स्ट्रक्चर में है, लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है, डीएनए का जो ये पॉइंट आपको दिख रहा है, हर डीएनए में आपको इस तरीके का आपने डीएनए का पॉइंट देखा होगा, एक्चुअली में ये डीएनए क्रॉस नहीं कर रहा है। जैसे कि आप सोचिए, अगर आप इस सीढ़ी जैसे स्ट्रक्चर को दोनों हाथों से पकड़ के घुमाएं दोनों तरफ से एंटी पैरेलल डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, तो ये दोनों मुड़ेंगे जरूर, लेकिन ये दोनों डंडियां कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी। ऐसे ही डीएनए क्रॉस नहीं कर रहा है, तो आपको वो बात ध्यान रखनी है। डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, डीएनए की फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ये हम बायोमोलिक्यूल का जब डिस्कशन करेंगे तब बात करेंगे कि इसको डीऑक्सी के अंदर जो इसका स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है। अभी के लिए आप ये जान सकते हो इसके अंदर
आरएनए के मुकाबले बस एक ऑक्सीजन कम होती है, जिस वजह से इसको हम क्या कहते हैं, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डी मीन्स डेफिशिएंसी एंड ऑक्सी मीन्स ऑक्सीजन। तो डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन इन राइबो न्यूक्लिक एसिड विल बिकम डीएनए। ओके, तो चलिए आगे शुरू करते हैं। अब एक डीएनए के अंदर आपकी खास बात यह है कि डीएनए के ऊपर एक चार्ज होता है, जो कैसा चार्ज होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है। डीएनए का जो नेगेटिव चार्ज है उसकी वजह से ये अनस्टेबल हो जाता है। जैसे कि आप एक एटम में देखते हो, कोई भी चार्ज पार्टिकल जो एक आयन बनता है, उसको अपने आप को स्टेबल करने के लिए किसी पॉजिटिव पार्टिकल के साथ में जुड़ना पड़ता है। जैसे कि सोडियम पे प्लस का चार्ज होता है और कैल्शियम पे माइनस का चार्ज होता है, और एक एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज होता है, जिस वजह से सोडियम प्लस का चार्ज लेकर के कैल्शियम के पास, कैल्शियम नहीं, क्लोरीन के पास, नेगेटिव चार्ज क्लोरीन के पास जाता है और उन दोनों के साथ में जुड़ करके एक नया प्रोडक्ट बनता है NaCl, और दोनों अपने आप को बैलेंस कर लेते हैं। सेम इसी तरह से डीएनए नेगेटिव चार्ज से यहाँ पे पहले से मतलब फुल है, इसके अंदर बहुत सारा नेगेटिव चार्ज है, उस वजह से ये अनस्टेबल है। तो इसे स्टेबल होने के लिए एक साथी की जरूरत है जिसका चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव चार्ज। करेक्ट। तो पॉजिटिव चार्ज के लिए डीएनए एक प्रोटीन की मदद लेता है। ये देखिए, इस प्रोटीन का नाम है हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन की खास बात यह है, इसके ऊपर आप चार्ज देखिए, कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो डीएनए क्या करता है, अगर आप इसको एक हिस्टोन प्रोटीन माने तो डीएनए इसके चारों ओर अपने आप को ऐसे गोल गोल लपेट लेता है, जिससे होगा क्या, बीच में पॉजिटिव चार्ज और किनारे नेगेटिव चार्ज टोटल मिलकर के न्यूट्रल हो जाते हैं। आई होप ये समझ आया है आपको। इसके आगे ये हिस्टोन प्रोटीन जो यहां पर आपने देखे, डीएनए इसके ऊपर कॉइल्ड हो रहा है, ऐसे ही 8 हिस्टोन प्रोटीन। 8 कैसे, तो अभी ये हिस्टोन प्रोटीन आपको ऐसे वर्टिकल डायरेक्शन में यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया है। 8 हिस्टोन प्रोटीन, इनको पहले आपको ऐसे रखना है, और एक, फिर एक और ऐसे ही ऊपर 2, फिर एक उसके नीचे 3, एक उसके साथ में 4, और 4 इनके पीछे। तो यहाँ पे आपको जो डार्क लाइन से सर्कल दिख रहे हैं ये आगे, और इन्हीं के पीछे एक और हिस्टोन प्रोटीन ऐसे लगा है, उसको डॉटेड से बना के दिखाया गया है। तो टोटल 4 डार्क लाइन वाले और 4 डॉटेड लाइन वाले, यानी कि टोटल 8 हिस्टोन प्रोटीन आपस में क्या कर गए हैं, जुड़ गए हैं, और आपस में जुड़ करके ये एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे कहा जाता है हिस्टोन कॉम्प्लेक्स। हिस्टोन कॉम्प्लेक्स के अंदर कितने हिस्टोन प्रोटीन्स हैं, 8 हिस्टोन प्रोटीन हैं। अब ये 8 हिस्टोन प्रोटीन, इसी के जैसे और भी कई सारे 8 हिस्टोन प्रोटीन्स के जो क्लस्टर्स होंगे वो एक दूसरे के साथ में जुड़ने लगेंगे, बहुत करीब करीब रहते हैं। और जब वो एक साथ में जुड़ने लगते हैं तो एक लॉन्ग चेन जैसा स्ट्रक्चर बनेगा, जिसमें कई सारे 8 हिस्टोन प्रोटीन के कॉम्प्लेक्स साथ में रहते हैं। उस हिस्टोन कॉम्प्लेक्स की सीरीज को क्या कहा जाता है, न्यूक्लियोसोम। क्या कहते हैं बच्चों, न्यूक्लियोसोम। तो मल्टीपल हिस्टोन कॉम्प्लेक्स, नॉट हिस्टोन प्रोटीन, क्योंकि यहां पे आप मल्टीपल हिस्टोन प्रोटीन की बात करोगे तो वो तो हिस्टोन कॉम्प्लेक्स होता है। अब हिस्टोन कॉम्प्लेक्स के कई सारी यूनिट्स, n नंबर ऑफ हिस्टोन कॉम्प्लेक्स को एक साथ रख दिया जाए, तो अब इस चीज को, इस स्ट्रक्चर को क्या नाम दे दिया गया है, न्यूक्लियोसोम। इसी न्यूक्लियोसोम, मान लेते हैं कि एक न्यूक्लियोसोम, फिर दूसरा न्यूक्लियोसोम, फिर तीसरा न्यूक्लियोसोम, फिर चौथा न्यूक्लियोसोम, ऐसे ही बहुत सारे न्यूक्लियोसोम आपस में इकट्ठा हो जाएं तो एक भीड़ लग जाएगी, एक घना सा स्ट्रक्चर बनेगा, कंडेंस फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोसोम। जब आप इसी न्यूक्लियोसोम को कंडेंस कर दोगे और घना कर दोगे तो उसका नाम बदल जाएगा, और अब हम उसे किस नाम से जानेंगे, क्रोमैटिन फाइबर। और यही वो चीज है जो हमारे इस डीएनए के रूप में या फिर इस न्यूक्लियस में पाई जाती है। यानी जब हम एक सेल को ओपन करते हैं, सेल में न्यूक्लियस तक जाएंगे और न्यूक्लियस को ओपन करेंगे, तो बच्चों हमें न्यूक्लियस में डीएनए नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा, क्योंकि डीएनए अपने डीएनए के इस रूप में नहीं रहता। डीएनए न्यूक्लियस में इस रूप में, जिसे हम क्रोमैटिन फाइबर कहते हैं, इस रूप में मौजूद होता है। तो क्रोमैटिन फाइबर कंडेंस फॉर्म ऑफ डीएनए है, बहुत ही कम शब्दों में। कंडेंस फॉर्म ऑफ डीएनए ने बनाया क्रोमैटिन फाइबर। अब अगर इसी क्रोमैटिन फाइबर में और ज्यादा कंडेंसेशन हो जाए,
जैसे यहाँ पे देखो, बहुत बार हमने कॉइल करके देखा है, जैसे कि आपने पढ़ा होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है जिसे विलाई कहा जाता है, और लार्ज इंटेस्टाइन में भी होती हैं जिससे वाटर और न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब किए जाते हैं। सेम उसी तरह से यहाँ पे कंडेंस कर दिया गया है। कंडेंस करने का सीधा सा रीजन बस इतना है ताकि कम से कम जगह में ज़्यादा से ज़्यादा डीएनए रखा जा सके। क्योंकि अगर आप इस बात को समझो तो मैं बताना चाहूंगा कि एक सेल के अंदर जो एक न्यूक्लियस है वो उसका 1% हिस्सा भी नहीं है, और उस एक छोटे से न्यूक्लियस के अंदर लगभग 2 मीटर डीएनए एक सेल में होता है। तो आप अंदाजा लगाइए, एक माइक्रोस्कोपिक सेल, उसका 1% वाला डीएनए, उसके अंदर 2 मीटर जितना आपको डीएनए को रखना है, यानी कि उसके 1% के न्यूक्लियस में 2 मीटर डीएनए को रखना है। तो हमें जरूरत है कि हम डीएनए को बहुत ज्यादा फैला के ना रखें बल्कि कंडेंस करके रखें। तो क्रोमेटिन से अगर और कंडेंस किया जाए तो ये डीएनए बदल जाएगा और क्या रूप ले लेगा? क्रोमोसोम का रूप ले लेगा। पर यहां पे एक पॉइंट है सोचने वाला कि अगर ये क्रोमोसोम का रूप ले सकता है और कंडेंस हो करके, तब ये हमेशा क्रोमेटिन के रूप में एक न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस के अंदर क्यों होता है? क्योंकि ये जो आपका क्रोमोसोम है ये सिर्फ बनता है जब सेल को रिप्रोडक्शन करनी होती है। जब कभी भी सेल को रिप्रोडक्शन करनी है, यानी कि सेल या तो माइटोटिक या तो मियोटिक डिवीजन करेगा, तब सेल सिर्फ क्या बनाता है? क्रोमोसोम बनाता है। हम ये सेक्स लिंक्ड, जब हम सेक्स लिंक्ड डिजीज और सेक्स लिंकेज का जब कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तब हम इस बारे में और ज़्यादा जानेंगे कि क्यों ये जो क्रोमोसोम है ये उसी वक्त बनता है। और इसी क्रोमोसोम के सिर्फ रिप्रोडक्टिव फेज में बनने की वजह से शुरू में यह माना गया कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो दरअसल क्रोमोसोम होता है। लेकिन आज आप सभी अच्छे से जानते हो जेनेटिक मटेरियल क्रोमोसोम नहीं बल्कि क्रोमोसोम जिससे बना है यानी कि डीएनए होता है। आई होप ये बात आपको समझ आई है। अब क्रोमोसोम की जो बात आप करें तो रिप्रोडक्शन में आप देखो, जब एक सेल कंडेंस होगा, अपने क्रोमेटिन फाइबर को और कंडेंस करेगा, तो यहाँ पे आपको हिस्सा दिख रहा होगा ऐसे। ये जो कंडेंस फॉर्म है इसमें आप ऐसा समझो कि ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6, 7 ऐसे कई सारे कॉइलिंग होगी। तो आप अगर इस एक हिस्से को बाहर निकालो, कहने का मतलब, मैं इसे एक दूसरे मार्कर से आपको लिख के दिखाता हूँ। ये वाला जो हिस्सा है, सिर्फ इस हिस्से को, ये डीएनए का एक छोटा सा हिस्सा है या नहीं है? ये जो है ये पूरा डीएनए तो नहीं है, लेकिन क्रोमोसोम के अंदर ये जो हल्का सा हमने ब्लू डॉट स्ट्रक्चर बनाया है ये एक छोटा सा डीएनए का पार्ट है। ये बात आपको बिल्कुल क्लियर हो रही होगी आई थिंक। और इसी छोटे से डीएनए के सेगमेंट को हम कहते हैं जीन। ये बात समझ आ रही है आपको बच्चों? यानी कि एक क्रोमोसोम में डीएनए का एक हल्की सी लाइन, एक डीएनए का सेगमेंट, उसे क्या कहा जाता है? जीन। हम आगे इसका बहुत यूज करने वाले हैं कि जीन क्या होता है। तो जीन डीएनए का एक छोटा सा हिस्सा, एक सेगमेंट ऑफ डीएनए, वो कितना भी हो सकता है। मान लीजिए यहां से लेके यहां तक का वो हिस्सा है जिसने ये हिस्सा बनाया है, तो बस इतना सा हिस्सा क्या कहलाएगा? एक जीन। एक बॉडी में एक कैरेक्टर के 2 जीन होते हैं डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में। जैसे कि हाइट की बात की जाए तो आपकी हाइट के लिए आपके पास कम से कम कितने जीन होंगे? 2 जीन होंगे। वो 2 जीन डोमिनेंट हो सकते हैं, रिसेसिव हो सकते हैं, वो हम जेनेटिक्स में जब आगे पढ़ेंगे तो उन टॉपिक्स के हम बारे में बात करेंगे। फिलहाल आपको बस इतना याद रखना है कि एक न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है। इस न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस दोनों में डीएनए जरूर है, लेकिन डीएनए के रूप में नहीं बल्कि क्रोमेटिन के रूप में होता है। और जो क्रोमेटिन का कंडेंस फॉर्म है, न्यूक्लियस में देखिए आप यहाँ पे हल्के हल्के एक एक लाइन के सिंगल लाइन स्ट्रक्चर बना रखे हैं, ये भी क्रोमेटिन है। और
यहाँ पे जो कॉइल्ड रूप में बनाया है ये भी क्रोमेटिन है। बस अंतर क्या है, यहाँ पे जो क्रोमेटिन है वो फ्री है, लूज है। लूज क्रोमेटिन होता है न्यूक्लियोलस के बाहर, और सेंटर में बहुत ही घना, बहुत ही डेंस क्रोमेटिन होता है। इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है, न्यूक्लियोलस। और फ्री शेप में जहां पर क्रोमेटिन पाया जाता है इसे क्या कहा जाता है, न्यूक्लियस। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको ये छोटा सा वीडियो लेक्चर पसंद आता है और समझ आता है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि और भी लोग ये जान सकें कि डीएनए एक न्यूक्लियस के अंदर आखिर किस रूप में मौजूद होता है। अगर आपका इस वीडियो से संबंधित कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन पूछना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें। जय हिंद। मिलेंगे अगले लेक्चर में।